हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे आप, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वही आज थोड़ा सा केमिस्ट्री की जो क्लास है उसी से कंटिन्यू करेंगे। हमारा बायो का थोड़ा क्लास नहीं हो पाया, ठीक है, तो कल कर रहे हैं बायो वाली क्लास। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ भाई। कल करेंगे हम बायो वाली क्लास। आज जो है आपका हम केमिस्ट्री कर रहे थे और केमिस्ट्री को मैं स्टार्ट करना चाहता हूं जहां से हमने छोड़ा था। ठीक है, 7 चैप्टर हमारा हो गया था, ऑर्गेनिक तक हमने कर लिया था। ठीक है, अब हम करेंगे फूड प्रिजर्वेशन, न्यूट्रिशन, मेडिसिन। ये 3 टॉपिक आज हम कवर करेंगे। इसके अलावा और भी टॉपिक हैं, वो भी हम देखेंगे। 3 टॉपिक हम अभी स्टार्टिंग से कवर कर रहे हैं, आगे देखेंगे कि कितने और कर पाते हैं। ठीक है, वही 1 घंटे की क्लास रहेगी एज यूजुअली जैसे होती है हमारी, और वही हम कंटिन्यूअसली करते हैं। तो चलिए अभी ज्यादा बात ना करके, अच्छा पेपर कैसा हुआ? पेपर अच्छा आया हुआ था सबका? ठीक है, साइंस के क्वेश्चन थोड़े से हम बोल सकते हैं कि टफ एरिया से थे, है ना, टफ थे थोड़े से। बाकी सर ने करवा ही दिया आपको सारा पेपर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। आपके पास क्वेश्चन 1 है, इन फ्रूट एंड वेजिटेबल वैक्स इमल्सन इज यूज फॉर। कि जो वैक्स है, वैक्स का जो इमल्सन है वो क्यों यूज किया जाता है? वैक्स का जो इमल्सन है वो क्यों यूज किया जाता है, बताइए, जल्दी बताइए। देखिए, वैक्स का जो फ्रूट है, जैसे आप एप्पल पे भी तो कई बार देखते हो ना भाई, एप्पल पे भी देखते हो। एप्पल, लोग बोलते हैं एप्पल के चारों तरफ आपको वैक्स जमी हुई मिलती है, वैक्स मिलती है। ठीक है, वो वैक्स क्यों मिलती है? वो कोटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें जल्दी से इन्फेक्शन ना हो, जल्दी से उसका इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, जल्दी से उसमें इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वाटर लॉस है ना, उस फ्रूटिंग बॉडी से जो वाटर लॉस है, वाटर लॉस वो मिनिमाइज हो जाए, कि पानी उससे बाहर ना जाए। ठीक है, पानी ना जाए बाहर। तो ये किसके लिए होता है? सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, फ्रूट की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, कि फ्रूट ज्यादा दिनों तक सेफ रहे। एक्सटेंशन ऑफ स्टोरेज लाइफ, कि फूड की लाइफ क्या होगी, या उस फ्रूट की लाइफ क्या होगी, बढ़ गई है। उस फ्रूट की लाइफ क्या है, बढ़ गई है। ठीक है, मतलब उसको फिजिकली कुछ डैमेज ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि उसके ऊपर कुछ लगाते हैं। ये रहा आपका दैट द बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन प्रिजर्वेशन। इनमें से कौन सा एजेंट है जो प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है? मतलब आप स्टोरेज करने के लिए, खाने को स्टोरेज करने के लिए यूज करते हैं, जल्दी बताइए। आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम टार्ट्रेट और सोडियम एसिटेट। टार्ट्रेट तो आप कहां पढ़ते हैं? सोडियम टार्ट्रेट पढ़ते तो क्या है, पर आप जैसे आपको अचार प्रिजर्व करना है या और कुछ प्रिजर्व करना है, कैसे करोगे? अचार को सॉफ्ट बना देते हैं, अरे वो डालते हो ना सिरका, बेसिकली सिरका। सिरका, गुड आफ्टरनून। बेसिकली जो सिरका डालते हैं उसी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आपका सोडियम क्लोरेट होगा या क्या होगा, जल्दी बताइए। आपका दैट इज द सोडियम बेंजोएट। सिरका जैसे डालते हैं ना प्रिजर्व करने के लिए, मिर्च, अचार डालते हो मिर्ची का, उसमें भी डालते हैं, और भी बहुत सारी चीजों में डालते हैं सिरका, तो वो क्या है, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, ऐसे प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज। कि जो फ्रूट का जो जूस है, जो फ्रूट जूस है, उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या डाला जाता है? उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या डालते हैं? अभी बताया, चीजों को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या डालते हैं? सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट।
ठीक है, हम क्या डालेंगे, सोडियम बेंजोएट डालेंगे चीजों को प्रिजर्व करने के लिए। इससे क्या होगा, इससे क्या होता है भाई, एक तो एसिडिक मीडियम आ जाता है जिससे माइक्रोब्स ग्रो नहीं करते, माइक्रोब्स ग्रो नहीं करते, और माइक्रोब्स की ग्रोथ को ये कंट्रोल करता है। अगर माइक्रोब्स ग्रो ही नहीं करेंगे, मान लो जैसे कोई भी सोर्स हो गया आपके पास, मिर्ची डाली आपने, अचार डाला आपने, जो भी है ठीक अपने घरों में, उसमें देखते हो अगर हम ऑयल नहीं डालेंगे या फिर ये जो सोडियम बेंजोएट है या फिर सिरका, ये सब कुछ अगर हम नहीं डालेंगे तो भाई क्या होगा, ये होगा कि उसमें फंगस लग जाएगी। आप देखोगे व्हाइट व्हाइट जो पिकल्स होते हैं हमारे, उसके ऊपर व्हाइट 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 ऐसा ब्लैक व्हाइट कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, फंगस भी लग जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। उन सब से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, दैट इज क्लियर, सोडियम बेंजोएट डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, फूड को भी प्रिजर्व कर रहे हैं तो वो भी किसकी हेल्प से करेंगे, चाहे कोई भी प्रिजर्व चीज कर लो। हम पहले हमने अचार देखा, फिर फ्रूट जूस देखा, और अब बात कर रहे हैं किसकी, फूड की, कि फूड को प्रिजर्व कर रहे हैं तो हम क्या डाल रहे हैं। नेक्स्ट कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द प्रिजर्वेशन, कि वही बात आ गई, इनमें से कौन सा प्रिजर्वेशन में यूज होता है। ठीक है, तो अभी तक सोडियम बेंजोएट आ रहा था, अभी क्या है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, कि हम बेंजोइक एसिड यूज करते हैं। अभी तो देखा सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक एसिड, क्लियर। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज, आ लिया। नेक्स्ट, पोटैटो चिप्स आर पैक्ड इन द प्लास्टिक बैग इन द एटमोस्फियर ऑफ, इनमें से किसके किसके साथ जो गैस आती है ना, मेनली ये पूछ रहा है कि जो चिप्स के पैकेट में जो गैस आती है वो कौन सी आती है, मतलब कौन सा एटमॉस्फेयर के साथ वो पैक किए जाते हैं, बताइए बताइए जल्दी। अरे स्पोलिएज को अवॉइड करने के लिए, स्पोलिएज को अवॉइड करने के लिए हम क्या किसके साथ पैक करते हैं, नाइट्रोजन के साथ पैक करते हैं। स्पोलिएज को अवॉइड करने के लिए नाइट्रोजन के साथ, ये क्या करती है, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देती है, ऑक्सीजन को हटा देती है वहां से, और ऑक्सीजन अगर हटा दी तो नमी नहीं रहेगी, और नमी हटा दी तो वहां पे स्पोलिएज नहीं होगा, है ना, स्पोलिएज नहीं होगा। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं शायद मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नहीं, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, 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 MAP, मैप, MAP, मैप। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेशन हेल्प्स इन द फूड प्रिजर्वेशन बाय, कि जो अगर हम खाना स्टोर कर रहे हैं और उसको हम ठंडा कर देते हैं, ठीक है, या चिल्ड कर देते हैं, तो इनमें से क्या होता है, इनमें से क्या होता है कि वो फूड जो है वो प्रिजर्व हो जाता है। इनमें से क्या होगा, आपके सामने जो चीजें लिखी हैं इनमें से क्या होगा, बताइए, इनमें से क्या होगा भाई, किलिंग ऑफ जर्म्स नहीं होगा, जर्म्स किल नहीं होंगे, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन देखते हैं, डिस्ट्रॉइंग द एंजाइम एक्शन ये भी नहीं होगा, सीलिंग द फूड विद द लेयर ऑफ आइस ऐसा कुछ नहीं होगा। जो एंजाइम जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उन्हीं को ये क्या कर देगा भाई, स्लो कर देगा, उन्हीं को क्या कर देता है, स्लो कर देता है, क्लियर। नेक्स्ट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट इज फूड इन फूड इज यूज्ड, मतलब मोनोसोडियम ग्लूटामेट बात कर रहा है कि फूड्स में हम कैसे यूज करते हैं, फूड जो भी फूड हैं हम उनमें कैसे यूज करते हैं, जो MSG है वो कैसे यूज करते हैं, जल्दी बताइए किसके लिए, कलर चेंज के लिए, फ्लेवर चेंज के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए और इमल्सिफिकेशन के लिए।
कैसे यूज करते हैं हम इनमें से? फ्लेवर इनहांस के लिए। ये क्या करता है? जो एमएसजी है, एमएसजी है, एमएसजी हमारी टेस्ट बर्ड को एक्टिवेट कर देता है। टेस्ट बर्ड को एक्टिवेट करेगा तो उस खाने का टेस्ट हमें और भी अच्छा लगेगा, स्टिमुलेट कर देगा, तो बढ़ा देगा। ये टेस्ट को क्या करेगा? बढ़ा देगा, और बढ़ाने के बाद हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन कॉमन रेफ्रिजरेंट यूज इन दैट डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर? इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है या कौन सी गैस है जो हम रेफ्रिजरेटर्स में यूज करते हैं? जल्दी बताइए, पहले कौन से करते थे? अरे एक सीएफसी पढ़ा होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अभी कौन सी यूज करते हैं? फ्रीऑन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करते हैं? सीएफसी, ओजोन डिप्लेटिंग एजेंट है, तो अभी बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। उसकी उसकी जगह फ्रीऑन यूज करते हैं हम, फ्रीऑन। ठीक है, उसकी जगह हम क्या करते हैं? फ्रीऑन। इको फ्रेंडली है, इसीलिए ये यूज करते हैं, एचएफसी। नेक्स्ट क्या है? फ्रूट स्टोर्ड इन ए कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज, मतलब पूछ रहा है, अगर हम जैसे केला ही है, केले के गोदाम में भी जाके आपने देखा होगा बहुत सारी बर्फ रखी होती है, कोल्ड स्टोरेज में रखा होता है। फ्रूट ज्यादातर जो गोडाउन बने, आप देखना किसान आजकल गोडाउन बना रहे हैं फ्रूट स्टोर करने के लिए, बाहर से जो फ्रूट आते हैं, जो बाहर से फ्रूट आते हैं, ठीक है, बाहर से जो फ्रूट आते हैं उनको स्टोरेज करने के लिए गोडाउन बनाते हैं। तो इनमें से क्यों करते हैं हम, क्यों करते हैं उनको ठंडी जगह में क्यों करते हैं स्टोर? बताइए, जल्दी बताइए, देख लिया होगा अब तो, सारे ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। देखिए अभी बताया था मैंने, सेल्फ लाइफ या मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जो फ्रूट की जो मेटाबॉलिज्म है उसको क्या कर देते हैं भाई? स्लो कर देते हैं। उसको क्या करना है? स्लो करना है। उसको क्या करना है? स्लो करना इसका काम है। ठीक है, स्लो करना इसका काम है, मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है जब ठंड में होगा तो। नेक्स्ट क्या है? चारकोल विच इज यूज इन डीकलरिंग रॉ शुगर। चारकोल जो कि डीकलरिंग के लिए, जो डीकलरिंग है, मतलब डीकलरिंग एजेंट अगर मैं बोलूं तो उसकी जगह यूज किया जाता है। तो इसमें से बताइए कौन सा चारकोल हम डीकलरिंग एजेंट्स में यूज करते हैं? रॉ शुगर को डीकलरिंग के लिए। इसको बोन ब्लैक भी बोलते हैं, एक नाम और बता रहा हूं मैं इसको, बोन ब्लैक। बोन ब्लैक, बोन ब्लैक क्या बोलते हैं? बोन ब्लैक भी बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, दैट इज एनिमल चारकोल। दैट इज एनिमल चारकोल। ठीक है, एनिमल चारकोल होता है जो शुगर को डीकलराइजिंग के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें बताइए, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड। ये जो नीचे कोड दिए हैं इनको मैच करिए और आपको बताना है कि इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। राइट आंसर कौन सा होगा? ग्रेप, ग्रेप शुगर, फ्रूट शुगर, ठीक है, उसके बाद मिल्क शुगर, लैक्टोज, ठीक है, उसके बाद टेबल सॉल्ट, आपका टेबल सॉल्ट, सॉरी टेबल सॉल्ट नहीं, टेबल शुगर। और फिर क्या बच गया आपका? एक ही बच गया, ये वाला। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका? ए का, ए का 4, बी का 1,
सी का आपका 5, सी का 5, डी का 2 और आपका ई का कौन सा बच गया था 3, ई 3। ठीक है, तो ये आंसर देखते हैं A4 B1 C5 D2 E3। ठीक है, ये देखते हैं आगे कहां पे मिलेगा हमें। ये रहा A4 एक में ही है भाई, A4 एक में ही है। ठीक है, A4 एक में ही है, तो सीधे उसी के साथ चलते हैं, उसके अलावा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। Which of the following pair is correctly match? इनमें से आपको देखना है, जैसे बीट है, शुगर, हनी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कोटन, सेलुलोज, मिल्क, लैक्टोज। तो ये आपको दे रखे हैं कि ये जो मान लो ये थिंग्स दे रखी हैं कि कौन सी चीजें हैं, ठीक है, और उनमें किस तरह की शुगर मिलती है, उसके बेसिस पे आपको 1 2 3 ये बताना है कौन कौन से ठीक है, 1 2 3 में से कौन सा ठीक है। तो बीट होगी, बीट में शुगर होती है, पता नहीं शायद। हनी में ग्लूकोज या फ्रक्टोज होता है, कोटन में सेलुलोज होता है, मिल्क में लैक्टोज होता है। तो लास्ट के 2 और 4 तो सर हमें भी पता है सही है। पहले 2, हनी मीठा होता है तो ग्लूकोज भी होगा, फ्रक्टोज भी होगा। बीट जो चुकंदर है, बीट रूट, वो मीठी होती है या नहीं होती, बताइए। शुगर बीट अगर मैं बात करूं, अरे शुगर प्रोडक्शन में अच्छा, थैंक यू, गुड आफ्टरनून सिमरन, आराधना गुड आफ्टरनून। सर TO master set question 15 and 16 have wrong answer, please file objection। हाँ बिल्कुल ठीक है, देखते हैं एक बार क्या आंसर दिया है। ठीक है, सोर्स भी बता दीजिए अपना, आपने कहां से, सोर्स भी तो सबमिट करना पड़ता है भाई, सोर्स भी सबमिट करना पड़ता है। आप कहां से वो आपको प्रूफ देना पड़ता है ना उस आंसर का, कि आप कहां से वो आंसर बता रहे हो, कौन सी बुक से बता रहे हो। ठीक है, ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो आप कहां से बता रहे हो वो चीजें बताइए आप। ठीक है, ये बताइए इसका 1 2 3 4 सारे सही हैं, 1 2 3 4 सारे ही सही हैं, तो डी इज द आंसर, डी इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नेक्स्ट, अच्छा अभी तो साइंस का पेपर देखा होगा, मेरी बात पे तो यकीन नहीं था, अभी तो देखा साइंस का पेपर, HPSC वाला देखे आए हो, मतलब ये जो ट्रेजरी ऑफिसर वाला देखे आए होगे ना सब। तो ये बताइए कैसा गया पेपर, कैसा गया पेपर? तो ठीक गया होगा, लेकिन साइंस कैसी गई वो बताइए। आराधना देखे आए थे, बहन सिमरन आप देखे आए थे? अरे बताइए भाई, कहां गए सारे? चलिए बताइए, आप कमेंट्स में बताइए, तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल एज असर्शन एंड अदर रीजन। तो आपको बताना है असर्शन रीजन। इनवर्ट शुगर इज मोर स्वीट देन सुक्रोज, इनवर्ट शुगर इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। क्या बता रहा है, इनवर्ट शुगर क्या सुक्रोज से भी मीठी होती है? और क्या बता रहा है, कैसे इनवर्ट शुगर बनती है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, की सुक्रोज को तोड़ते हैं तो क्या बनती है, इनवर्ट शुगर बनती है। सुक्रोज को तोड़ते हैं तो इनवर्ट शुगर बनती है। इनवर्ट शुगर क्या होता है? इनवर्ट शुगर हम किसको बोलते हैं भाई? इनवर्ट शुगर हम बोलते हैं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को हम क्या बोलते हैं? इनवर्ट शुगर। अभी ये इनवर्ट शुगर का क्वेश्चन पूछ रहा, हो सकता है यही पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट कॉम्बिनेशन फॉर
इनवर्ट शुगर। हाँ, सर ने डिस्कस किया था, पता है मुझे, पर आपने क्वेश्चन देखे ना, लेवल देखा क्वेश्चन का, मैं वही तो बोल रहा हूं। लेवल देखिए आप क्वेश्चंस का। आप क्या सोच क्या रहे हो कि आने वाले एग्जाम्स में साइंस का लेवल क्या होगा? देख के उस उन क्वेश्चन को देख के, उस पेपर को देख के ऐसा लग रहा था कि जो साइंस ग्रेजुएट है वो भी इस पेपर को अटेम्प्ट करने में 2 बार सोचेगा। और दूसरी चीज कि जो साइंस के क्वेश्चन है उसमें अगर आपने लाइन टू लाइन चीजें पढ़ी है ना, एक भी चीज मिस नहीं की, इंपॉर्टेंट उसको छोड़ के, जो एस्पेक्ट होते हैं उनको छोड़ के बहुत सारी चीजें हैं भाई उसमें, एक एक छोटी छोटी चीजें भी पूछी गई हैं दोनों ही पेपर में। दोनों ही शिफ्ट की बात कर रहा हूं, चाहे वो मॉर्निंग हो या इवनिंग हो। हाँ, टफ था पेपर, नो डाउट। मॉर्निंग का जो ज्यादा टफ था। इवनिंग में क्या था भाई, इवनिंग में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, एक मतलब ये कह सकते हो कि आपको एक फायदा मिला था। अगर मॉर्निंग वाला पेपर आप देख लेते तो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन ऐसा था जो सिमिलर वे में पूछे गए थे, सेम सेम पूछे गए थे। अरे मोरल डाउन किस बात का? एक आपको देखिए, इस चीज से आप मोरल डाउन मत करिए, एचसीएस देने वाले हैं ना, इस चीज को अपॉर्चुनिटी समझिए, आप एक विजन समझिए इस चीज को कि एचसीएस कैसा आएगा। अच्छा हुआ ये एग्जाम पहले हुआ, पता है, अच्छा हुआ आपके लिए। हाँ, अभी अभी आप आराधना जी मेहनत करने शुरू करेंगे ना, अभी आपको एक रियलिटी चेक मिल गया कि जो एचपीएससी है क्या कर सकता है। अब एचपीएससी को तो नहीं बोल सकते ना आप डाउन आओ, आप जहां खड़े हो वहां से आप 2 कदम और ऊपर जा सकते हो ना, यही कर सकते हैं हम। और वो करना भी पड़ेगा, क्यों? अब हमें पता चल गया एचपीएससी क्या करना चाहती है हमारे साथ, तो वही 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 सोचना है ना, उस चीज से डिमोरलाइज ना होके उससे कुछ सीखो ना, कि हमने क्या क्या छोड़ा है यहां पे, क्यों हुआ ऐसा कि हमें पेपर टफ लगा, है ना? अगर वही लेवल, वही चीजें एचपीएससी मतलब एचसीएस के पेपर में आ जाती तो अपना लेवल राइज करो, राइज करो, इस चीज को एक पॉजिटिव वे में लो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इनवर्ट शुगर, ये बताइए आप, इनवर्ट शुगर का आंसर दीजिए। दैट इज आंसर, आंसर क्या होगा इसका? आंसर बी, आंसर इज द बी। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एंटीबायोटिक्स कहां से मिलती हैं हमें? ज्यादातर एंटीबायोटिक्स कहां से ली जाती हैं? फंगी से, वायरस से, बैक्टीरिया से, और एंजियोस्पर्म से। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या है? प्लांट्स है बेटा, प्लांट्स हैं, ग्रुप ऑफ प्लांट्स। उसके अलावा आप बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया और फंगस हो गया, बताइए। अरे बहुत सारे बैक्टीरिया से लिए जाते हैं, ज्यादातर बैक्टीरिया से लिए जाते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका टेट्रासाइक्लिन हो गया, एम्फिसिलिन हो गया, ठीक है, और फंगस से भी ली जाती हैं। आप बोलोगे सर फंगस से भी तो लेते हैं, तो फंगस एज कंपेयर टू बैक्टीरिया, फंगस के से हम बहुत कम लेते हैं। जैसे फंगस का एक एग्जांपल मैं बता दूं आपको, ये आपका पेनिसिलिन, पेनिसिलिन है, ये कहां से मिलता है हमें? ये कहां से मिलता है? पेनिसिलियम, फंगस से, पेनिसिलियम नोटेटम फंगस है, तो पेनिसिलिन हमें कहां से मिलता है? फंगस से मिलता है। तो दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा अगर कम और ज्यादा देखें तो ज्यादा किस में होगा भाई? बैक्टीरिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर हैव द हाईएस्ट स्वीटनेस वैल्यू इन कंपैरिजन टू सुक्रोज? इनमें से कौन से आर्टिफिशियल उसमें स्वीटनर में
सुक्रोज से ज्यादा मिठास होता है, सुक्रोज से ज्यादा मिठास होता है। सारे मीठे हैं, सैक्रिन बहुत मीठा होता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो सुक्रोलोज ये भी मीठा होता है, एलिमिट, एस्पार्टेम, ये सारे मीठे होते हैं, पर आपको सबसे ज्यादा मीठा बताना है। जल्दी बताइए। देखिए, एलिटेम जो होता है ये सबसे ज्यादा मीठा होता है। अगर मैं बात करूं आपके सुक्रोज से 2000 टाइम स्वीटनर होता है, मतलब स्वीटर होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा मीठा होता है, लो कैलोरी होती है। आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स होते हैं उनमें यही यूज किया जाता है। एक और चीज मैं बताना चाह रहा था, भूल गया, कुछ था मेरे दिमाग में, फंगस से रिलेटेड कुछ था कि स्वीटनेस का कुछ बताना था मुझे, अभी दिमाग में आया था, मैं भूल गया। कौन सी फंगस होती है जो बहुत मतलब ज्यादा मीठी होती है, ज्यादा मीठी होती है। क्लियर, आगे चलिए। 17 का बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये बताना आपको, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। जल्दी बताइए, 17 का कौन सा करेक्टली मैच है, कौन सा नहीं है। एस्प्रिन, एंटीसेप्टिक नहीं, एंटीसेप्टिक नहीं, पेन रिलीफ की तरह यूज होता है ये। पेन रिलीफ, पेन रिलीफ किस में आता है, एनाल्जेसिक में, एनाल्जेसिक में, एनाल्जेसिक में। एनाल्जेसिक क्या होता है, जो अब मैंने बताया था, हमारे ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसको क्या कर दे भाई, स्लो कर दे, ठीक है। आशीष सर, हरियाणा एडीए में लॉ परसेंट कितना आएगा, ठीक है, और एडीए की नोटिफिकेशन कब तक आएगी। आशीष, आशीष मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये बता देता हूं, मैं देख के एक बार फिर बता पाऊंगा। अभी क्लियर मैं इसको, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता क्लियर, ठीक है। हाँ, पर नेक्स्ट लेक्चर जो आपका फिजिक्स का लेक्चर होगा, मैं उसमें जरूर बता दूंगा, जरूर आपसे ये चीजें डिस्कस कर लूंगा कि कब तक आएगी एडीए की आपकी नोटिफिकेशन, ठीक है। चलते हैं आगे। मिल्क इज होमोजेनाइज्ड बाय, मिल्क होमोजेनाइज्ड होता है किससे, जल्दी बताइए। एडिंग ऑफ लिटल सोडियम कार्बोनेट, रिमूविंग इट्स फैट, और बॉइलिंग ओनली। होमोजेनाइज क्या होता है, ठीक है, ब्रेकिंग डाउन फैट पार्टिकल्स इनटू द माइक्रोस्कोपिक साइज विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, जब उसको घुमाते हैं, घुमाने से, ठीक है, जब उसको घुमाते हैं तो ये होगा, ठीक है। होमोजेनाइज मतलब जिस जो दो मिक्सचर बहुत अच्छे से एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएं, ठीक है, जिनके अंदर कोई बाउंड्री ना हो, दैट इज होमोजेनाइज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, देखिए। क्लोरोमाइसिन, सॉरी, क्लोरोमाइसिटिन, क्रिस्टल वॉयलेट, क्विनिन, एंड क्या है, एस्पाइरिन, एस्पाइरिन, ये बताइए। क्रिस्टल वॉयलेट एक डाई होती है, क्विनिन एंटी मलेरिया होती है, कुनिन देते हैं ना, सिनकोना। कुनिन कहां से ऑब्टेन होती है, कुनिन का अगर प्लांट पूछ लिया तो आपको सिनकोना प्लांट से, सिनकोना, कुनिन कहां से लेते हैं, सिनकोना प्लांट से, प्लांट का नाम है सिनकोना।
ठीक है, इसको दूसरे नाम से भी बहुत कॉमनली इस जो ये एंटी टाइफाइड है, ठीक है, जो टाइफाइड में देते हैं, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्लोरमाफेनिकोल। ठीक है, लिखूं क्रिस्टल वॉयलेट? क्रिस्टल वॉयलेट एक डाई होती है। क्रिस्टल वॉयलेट क्या है? एक डाई होती है। डाई का मतलब क्या हो गया? डाई का मतलब क्या हो गया? क्रिस्टल वॉयलेट डाई हो गया, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्रिस्टल वॉयलेट बेंग, हाँ, एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हैं इसको, आपने देखा होगा। ये देखा है कभी? ये नाम सुना है? मेरे को एक बार ये बताइए, कुनीन, एंटी मलेरिया, आराधना, एंटी मलेरिया होती है, एंटी मलेरिया होती है, सही है। ये मेरे को ये बताइए, K2Cr2O7 सुना है किसी ने? K2Cr2O7 सुना है? अरे हाँ या ना? अरे बताइए जल्दी, कहां गए सारे भाई? सुनो, K2Cr2O7 जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, है वायलेट कलर के क्रिस्टल आते हैं, मैं बता देता हूं इसको। अ, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो लोकल नेम है वो याद नहीं आ रहा मुझे इसका। K2Cr2O7 फॉर्मूला मुझे याद है। ठीक है, वॉयलेट कलर के क्रिस्टल आते हैं, इसको हम पानी में डालते हैं। पानी में डालने के बाद जो वुंड होता है, जो घाव होता है, उसको हम साफ करते हैं, या फिर जैसे नहा भी लेते हैं, स्किन को साफ करने के लिए थोड़ा सा पानी में डालते हैं और नहा भी लेते हैं, है ना, उससे। तो ये किसका काम करता है? एंटीसेप्टिक का काम करता है। ठीक है, जैसे डिटोल काम करता है वैसे ही ये भी काम करता है। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट वैसे इसको बोलते हैं, इसका लोकल नेम मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये क्रिस्टल वॉयलेट है, ये भी जो वॉयलेट कलर के क्रिस्टल्स हैं, ये भी क्या करते हैं? एंटीसेप्टिक का काम करते हैं, मतलब आपकी बॉडी के ऊपर जो जर्म्स होंगे उनको किल करने का काम करते हैं। क्रिस्टल टाइप, बिल्कुल क्रिस्टल आते हैं। ठीक है, क्विनिन एंटी मलेरिया होती है। एनाल्जेसिक अगर मैं इसको बोलूं, अच्छा, एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक लिखा है, एनाल्जेसिक नहीं लिखा। एनेस्थेटिक तो एनेस्थीसिया हो गया। एनेस्थीसिया में क्या हो गया? आपकी आपके ब्रेन को सेंसेशन को खत्म करना, लॉस ऑफ सेंसेशन होता है। एनेस्थीसिया आपकी बॉडी की जब सर्जरी होती है उस टाइम देते हैं एनेस्थीसिया। ठीक है, स्पाइन में देते हैं, आपकी इसमें जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसमें आपको एनेस्थीसिया देते हैं। और आपने सुना होगा L4, L4 और L5, इसके बीच में एनेस्थीसिया देते हैं आपको, इसके बीच में, यहां पे एनेस्थीसिया लगाते हैं। ठीक है, बहुत बारीक सी लंबी सी एक निडल होती है, इंजेक्शन, और उसको आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको ऐसे थोड़ा सा बेंड करके और डॉक्टर लगा देगा, थोड़ा सा झूठ मूठ का सा दर्द होगा, पता भी नहीं चलेगा। तो एनेस्थीसिया वहां देते हैं। अभी एस्प्रिन बताया था मैंने, एस्प्रिन बताया था, किसके लिए होती है एस्प्रिन भाई? पेन रिलीफ के लिए, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी पायरेटिक। ठीक है, एनालिसिस जो एनेस्थेटिक होती है वो तो अलग ही चीज हो गई, ब्रेन के स्टिमुलेशन को ही बंद कर देगी। हाँ, ये माना कि पेन रिलीफ यानी कि पेन को कम करने के लिए ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो डाउन करती है, ना कि बंद करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज एज द सेडेटिव? सेडेटिव्स क्या होते हैं बेटा? हम वैसे तो इसको डिस्कस कर चुके, मैंने आपको बताया था ट्रैंकुलाइजर एंड सेडेटिव्स, ट्रैंकुलाइजर एंड सेडेटिव्स। चलिए बताइए, जो जो हमारी बॉडी के अंदर काम इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी बॉडी को स्लो करते हैं, दैट इज सेडेटिव। ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम को स्लो करते हैं, तभी तो हम काम होंगे, तभी तो हम चिल रहेंगे, है ना। एंजाइटी हमें हमारी कम करते हैं,
जो एजिटेशन है वो करते हैं, कम करते हैं। एक्साइटेबिलिटी जो हमारी होती है उसको कम कर देते हैं। तो ये हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को मेनली क्या करते हैं, कम करते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेडेटिव्स बोलते हैं। ठीक है। दूसरा हमने डिस्कस किया था ट्रैंक्विलाइजर। ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाय पी रहा हूं, कॉफी पी रहा हूं, कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कैफीन होता है। कैफीन आपकी बॉडी की एक्टिविटी को क्या करता है, एनहांस करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपकी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। दैट इज ए टाइप ऑफ ट्रैंक्विलाइजर। सेडेटिव्स जो आपको रिलैक्स फील करवाएं। ठीक है, आप उन चीज को लेने के बाद रिलैक्स फील हो जाओ। जैसे बहुत सारे जो ये देखे होंगे आपने, ड्रग्स जो इंसान लेते हैं, मूवी में देखा होगा, वो उसको लेने के बाद बहुत रिलैक्स फील करते हैं। जैसे मैंने आपको, अगर कंटिन्यूअसली मुझे देख रहे हो तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, टेंगो चार्ली मूवी का एग्जांपल दिया था। टेंगो चार्ली, वहां पे बताया था मैंने कि उस बच्चे को मॉर्फिन लगाने जाते हैं ये लोग। मॉर्फिन क्या है, एक सेडेटिव है। आई बात समझ? इतना लंबा मैंने बोल दिया एक सेडेटिव पे। तो इसको बताइए, पोटेशियम ब्रोमाइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, इथाइल अल्कोहल है, या फोस्फोरस ट्राई क्लोराइड, फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है आपका। सेडेटिव कौन सा है जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड क्या करेगा, काम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में। इंसोमीनिया जो होता है ना, इंसोमीनिया, इंसोमीनिया क्या होता है, बताएगा कोई? इंसोमीनिया, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जब मैं आपको बताने लगता हूं, पर इतनी इंफॉर्मेशन मुझे ज्यादा नहीं देनी चाहिए, पर फिर भी मैं बता देता हूं। इंसोमीनिया क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं बेटा। ठीक है, इंसोमेनिया इज द स्लीपिंग सिकनेस, कि इंसान को रात भर नींद नहीं आएगी। यही स्लीपिंग सिकनेस इसका एक ऑर्गेनिज्म से भी होता है, दैट इज कालाजर। कालाजर बोलते हैं। ठीक है, टिस्टिस फ्लाई या सैंड फ्लाई इसका क्या है, एजेंट है। तो इंसोमेनिया को ट्रीट करने के लिए जो जो बंदा स्ट्रेस में होता है, जिसको रात रात भर नींद नहीं आती, मेनली डिप्रेशन में होता है, तो जो डिप्रेस वाले, उसके डिप्रेशन को, हाँ स्लीपिंग डिसऑर्डर, तो उसके डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए हमें क्या दिया जाता था, मतलब उनको डॉक्टर्स क्या प्रिस्क्राइब करते थे, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो इससे याद रह जाएगा आपको कि जो आपके ब्रेन को रिलैक्स करते हैं, जो डिप्रेशन वाले पेशेंट है, उनको देने के लिए आपको क्या दिया जाता है, दैट इज पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये जनरली क्या करता है, चलो वो छोड़ो, आप ब्रेन में चला जाएगा वो, फिर पार्ट ज्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछता है तो भी ये अगर जैसे ब्रोमाइड है तो एक नाम याद रख लेना, अगर कभी नाम दे दे तो। गाबा, गाबा को बंद करता है। ठीक है, नाम याद रख लेना, गाबा, गामा अमीनोब्यूरेटिक एसिड्स, ये ब्रेन में बनता है, जिसको ये बंद करता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज मोस्ट स्टेबल फॉर जेली मेकिंग। इनमें से कौन सा फ्रूट है जो सबसे अच्छा होता है जेली मेकिंग के लिए, जेली मेकिंग के लिए? गवावा। गवावा में क्या होता है, गवावा बहुत अच्छा होता है जेली मेकिंग के लिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पेकेटिन होता है। पेक्टिन होता है, पेक्टिन होता है जो नेचुरल जेलेटिंग एजेंट है, और जो जरूरी भी होता है किसके लिए, जेली मेकिंग के लिए। नेक्स्ट देखिए आप, बाकी तो सारे क्या होते हैं, इनमें इतना ज्यादा पैकेटिंग नहीं होता, तो ये काफी सॉफ्ट होते हैं।
मैंगो तो आपने देखा ही है, पल्प बहुत सॉफ्ट होता है तो जेली उसकी बन नहीं सकती। पपाया भी सॉफ्ट होता है, वुड एप्पल भी सॉफ्ट हो जाएगा बहुत, वैसे भी वो सॉफ्ट ही आता है। तो सबसे ज्यादा ये देख लेना, अगर दूसरी चीज देखनी है तो थोड़ा सा हार्ड कौन सा है, ठीक है। जेली बनाने के लिए थोड़े से हार्ड फ्रूट्स क्या करते हैं हम, यूज करते हैं। इन सब में, इन तीनों में 1 2 3 पैकेटिन कम होता है, पैकेटिन कम होता है, इसीलिए मतलब वो थोड़े से सॉफ्ट आते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन irreversible complex with the hemoglobin of blood? बताइए, इरिवर्सिबल इनमें से कौन से चीजें हैं जो ब्लड के साथ एक बार जुड़ गई तो वो जुड़ गई, रिवर्स नहीं होती, रिवर्स नहीं होती। बताइए, जल्दी बताइए, इनमें से रिवर्स नहीं होती। इनमें से कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने सुना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग? जल्दी बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जब आप क्या करते हो, मान लो रूम बंद है, अभी सर्दियों में देखोगे बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। रूम बंद है आपका, चारों तरफ से सोए हो, और इसी रूम में आपने क्या किया, जो आंच थी अंगारे वाली, ये हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, आंच थी, अंगारे थे, उनको लेके सो गए यहां पे, 8 10 लोग सोए हुए थे, ठीक है। या फिर आपने क्या किया, हीटर चला लिया, रूम में हीटर चला लिया आपने, थोड़े टाइम नहीं, पूरी रात जला के छोड़ दिया उस हीटर को, और रूम है बंद। तो यहां जो भाई CO2 जो होगी, CO2 यहां पे जो आप छोड़ोगे, वो जब इसके ऊपर से गुजरेगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड में। और जब ये आपके ब्लड में जाएगी, ये जब आपके ब्लड में जाएगी तो इसके आयरन के साथ ये बाइंड हो जाएगी, और आयरन के साथ इरिवर्सिबली बाइंड होती है, तो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देती। ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देगी तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी को हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, जब बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, और ऑक्सीजन की कमी आने के कारण ये क्या होगा, आपकी डेथ का कारण बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और सोए के सोए वहीं पे रह जाओगे। इसीलिए बोला जाता है जब भी आप रूम में सो, ना तो रात को अंगारे अपने पास रखो और ना ही हीटर चलाओ। अगर हीटर वगैरह कुछ चलाते हो तो अपना ये, सोहनपाल सिंह, हाँ जी सर, सोहनपाल जी बोलिए, सोहनपाल जी बताइए, क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो जब भी आप सो तो या तो दरवाजा खुला रख के सो, ठीक है, मतलब जब तक हीटर चला रहे हो, और ये तो कभी गलती मत करना, ये वाली तो कभी गलती मत करना, अंगारे वाली, क्योंकि वैसे भी ये क्या होता है कि अगर अंदर रखोगे इनको, आपको बाहर से दिखेंगे कि ये क्या हो गए, बंद हो गए जलना, या ये जो जल रहे थे वो खत्म हो गए, लेकिन इन पे हीट तो रहती है ना, हीट रहती है, ठीक है, तो भी ये दिक्कत देंगे। अब अगर थोड़ा बहुत अगर कभी सिम्टम फील हुए, ऐसे सिम्टम कि आपको उल्टी आ रही है सुबह उठते ही, ठीक है, ये सर दर्द हो गया, ठीक है, चक्कर आ रहे हैं, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है अगर आप ये करते हो, मतलब ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड जब बॉडी में चली जाए तब तो डेथ होती है, थोड़ी बहुत जाए तब भी ये हो सकता है, उल्टी आना, चक्कर आना, ठीक है, चल नहीं पा रहे हो सुबह सुबह, ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऑर्गेनिक फूड इज सपोज टू बी बेटर फॉर द फॉर अस। क्यों, क्या बोल रहा है, ऑर्गेनिक जो फूड है वो बोला जा रहा है हमारे लिए अच्छा हो सकता है, इनमें से रीजन बताइए, क्यों, क्यों हो सकता है, बताइए, इनमें से ऑर्गेनिक फूड बताइए, ऑर्गेनिक फूड हमारे लिए अच्छा क्यों होता है? अरे
ऑर्गेनिक चीजें नहीं खाते, ऑर्गेनिक चीजें नहीं खाते, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के बिना हम इसको ग्रो करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे लिए अच्छा होगा। अच्छा क्यों होगा भाई? अच्छा इसलिए होगा, हमारी बॉडी में ये चीजें जो टॉक्सिन्स है वो नहीं जाएंगे, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन नहीं होगी, मतलब हार्मफुल टॉक्सिन आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे। अगर हार्मफुल टॉक्सिन आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, सेल्स सही रहेंगी, आपको कैंसर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यही चीजें तो बता रहे हैं यहां पे। ऑर्गेनिक फूड के पीछे लोग दुनिया पागल क्यों? अभी ऑर्गेनिक फूड इतना महंगा क्यों बिक रहा है? बताइए, यही तो रीजन है भाई। अगर आप ऑर्गेनिक खाओगे तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ जाएगी, और जब केमिकल कंज्यूम करती है हमारी बॉडी तो बहुत सारी डिजीज होने के चांसेस हमें रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक चैप्टर यहां पे कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट है डिटर्जेंट सोप। ठीक है, असर्शन रीजन दिया है, डिटर्जेंट इजिली रिमूव द ऑयल एंड डर्ट फ्रॉम डर्टी गारमेंट्स। क्यों? कपड़ों से ये इजिली हटा देता है जो डिटर्जेंट है ये ऑयल एंड डर्ट। डिटर्जेंट इंक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। क्या ये बात सही है कि डिटर्जेंट इसलिए चीजें हटा देता है कि उसके पास क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है? बताइए, जल्दी बताइए। सरफेस एरिया क्या करेगा? क्या बोल रहे हैं? इंक्रीज द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बढ़ने से इसका साइज क्या होगा? छोटा होगा, है ना। सरफेस टेंशन जितनी ज्यादा होगी साइज छोटा होगा। बल्कि ये तो फैलाता है चीजों को कि इजीली वाटर पेनिट्रेट कर जाए अंदर तक, है ना, डर्ट को रिमूव करने के लिए। तो वही बात है। तो इसका बी आर तो सही नहीं है और ए सही है। ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स। नेक्स्ट, द एलिमेंट नोट प्रोवाइडेड बाय द फर्टिलाइजर्स। कि कौन सा एलिमेंट है जो फर्टिलाइजर में नहीं आता, यही पूछ रहा है। अगला शुरू हो गया। डिटर्जेंट में एक ही था, अगला 10th चैप्टर आ गया, दैट इज आपका फर्टिलाइजर। बताइए इनमें से कौन सी चीज फर्टिलाइजेशन में नहीं आती? क्या फर्टिलाइजेशन में नाइट्रोजन आती है, हाइड्रोजन आती है और फोस्फोरस आती है, क्लोरीन नहीं आती है। ठीक है, आपने सुना होगा यूरिया। यूरिया सुना है? NH2CO NH2 दैट इज यूरिया। यूरिया नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है ना। नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन भी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फोस्फोरस, डीएपी देते हो खेतों में? डीएपी सुना है? फोस्फोरस आराधना भाई, फोस्फोरस नहीं, फोस्फोरस तो है ना, क्लोरीन नहीं होती। डीएपी देते हो? डीएपी, एनपीके होता है, नाइट्रोजन फोस्फोरस एंड पोटेशियम, ये सब होता है उसमें। ठीक है, ये सब होता है। तो याद रखना, यूरिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हो गया, यहां पे भी नाइट्रोजन हो गया, यहां फोस्फोरस हो गया और ये पोटेशियम हो गया, तो फोस्फोरस होता है। बताइए, ये बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? डी, बोरॉन। नाइट्रोजन करेक्टली है, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होता है। फॉस्फोरस रूट डेवलपमेंट के लिए होता है। पोटेशियम स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए होता है। ठीक है, अगर मैं बोरॉन की बात करूं तो बोरॉन किसके लिए होता है? बोरॉन प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका? अगर कहीं पे आता है तो देख लेना, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है भाई?
सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, इसके अलावा बोरॉन कहां मिलती है? अगर ये चीज नहीं मिले तो सेकंड चीज आपको क्या मिल सकती है? पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन या पोलन ट्यूब इलोंगेशन, पोलन ट्यूब से रिलेटेड। पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब कहां मिलती है बताओगे? पोलन ट्यूब कहां मिलती है? सेल वॉल के लिए, बिल्कुल बिल्कुल आराधना, सेल वॉल के लिए, सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, जॉइंट्स में भी हमें बोरॉन मिल जाता है, डिजीज रेजिस्टेंस के लिए नहीं होता, डिजीज रेजिस्टेंस के लिए नहीं होता। ठीक है, डायरेक्टली डिजीज रेजिस्टेंस में पोलन ट्यूब कहां होते हैं? पोलन ट्यूब बताइए भाई, पोलन ट्यूब, या फिर मैं आपको समझा देता हूं, एक बार मैं ही बता देता हूं। चलो, पोलन ट्यूब का क्या रोल है, कहां मिलती है? आपने देखा होगा, अगर मैं बात करूं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी में यहां पे ओविल्स होते हैं। ठीक है, ओवरी में यहां पे क्या होंगे? ओविल्स होंगे। अब पोलन ग्रेन जब उड़ के आएगा, पोलन ग्रेन हवा के साथ यहां पे उड़ के आएगा तो स्टिग्मा पे फॉल होगा। ठीक है, फॉल होगा। अब जब ये गिरेगा, यहां पे गिरेगा, तो गिरने के बाद यहां पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती है। उसके लिए क्या चाहिए हमें? बोरॉन चाहिए, वाटर चाहिए, शुगर चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। अब यहां पे जो मेल न्यूक्लियाई है, मेल न्यूक्लियाई है, पोलन ग्रेन क्या है? मेल है, मेल है, मेल गैमेट है, और इसे कहां जाना है? एग, ओविल के पास जाना है। तो अब ये जो स्टिग्मा से और ओवरी तक आने का रास्ता है, ये कैसे आएगा? ये पोलन ट्यूब के थ्रू आएगा, इसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। इसको बनाने का काम कौन करता है? कौन करता है? ये आपका बोरॉन करता है। पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करवाएगा यहां से, और इसको धीरे 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 आगे लेके आएगा। ठीक है, ये पोलन ग्रेन खुद नहीं आएगा, पोलन ग्रेन तो बाहर रहेगा, ये जो मेल न्यूक्लियाई है, ये जो अंदर का पार्ट है वो आएगा। और ये दो मेल न्यूक्लियाई होती है, दोनों आएंगी, दो मेल न्यूक्लियाई होती हैं इसके अंदर, दोनों ही आएंगी। ठीक है, बहुत सारे प्लांट में तीन मेल न्यूक्लियाई मिलती हैं। ठीक है, वो हम जब प्लांट्स पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे कि 2 और 1 के रेशियो में होती है, 2 कौन सी होती है और 1 कौन सी होती है। ठीक है, वेजिटेटिव और जर्मिनेटिव सेल्स बोलते हैं इनको, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, ये बात समझ आई? सेकंड वाला, सेकंड वाला समझ आया? नेक्स्ट, असर्शन रीजन दिया है, आप पढ़िए असर्शन रीजन, बताइए क्या है इसका आंसर, बताइए राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, थर्ड, केमिकल फर्टिलाइजर आर नेसेसरी फॉर द phosphorus need of plant. 1 metric ton of organic manure can be barely supplied to 3 kg of phosphorus. From the above statement, which of the following is correct? इनमें से कौन सी सही है? अरे देखिए, अगर हमारे खेत में, एक चीज बताइए, डीएपी क्यों डालते हैं? डीएपी क्यों डालते हैं हम खेत में? डीएपी क्यों डालते हैं बताओगे? बताइए जल्दी, डीएपी क्यों डालते हैं? अरे जब प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है, प्लांट ग्रो कम करता है, तो उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए हम क्या डालते हैं? उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए हम फसल के लिए तो डालते हैं आराधना बहन,
लेकिन प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, प्लांट की ग्रोथ को हम बढ़ाने के लिए डालते हैं, है ना, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं, क्या बात कर रहा था मैं, हाँ, तो ऑर्गेनिक मैन्योर जो है, ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर में ये बहुत कम होता है, फोस्फोरस जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, फॉस्फोरस क्या होता है, कम होता है। अब ये फॉस्फोरस कम होगा तो ये बात सही है कि 1 मीट्रिक, जो 1 मीट्रिक टन है वो कितना, 2 से 3 किलो ही फॉस्फोरस दे पाएगा। मैन्योर की बात कर रहा हूं, ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर, क्योंकि फॉस्फोरस तो बहुत कम होता है इनके पास। यूरिया और एनपीके ही डालते हैं ना हम। आप देखोगे कि बहुत सारे उनके ऊपर, अगर मैं बात करूं, इसका रेशियो क्या आता है, इसका एनपीके का कहीं लिखा मिले, वैसे तो 16 ये मिलेगा, इसको मैं काट के यहां लिख रहा हूं, 12, 32, 16 ये मिलता है वैसे तो रेशियो एनपीके का, पर कहीं कहीं 10 10 10 मिल जाता है, कहीं पे 20, एज यूजुअल पूछता नहीं है, पर फिर भी अगर स्टैंडर्ड में बोले तो ये है 12, 32, 16 एनपीके का, अगर स्टैंडर्ड अगर पूछे तो। इसके अलावा तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, पूछ भी सकता है, नहीं भी, पर अगर हम बात करें तो यही होता है। हाई नाइट्रोजन में ये कई बार कम हो जाता है, 2000 भी आ जाता है, पर छोड़ो, हमें क्या करना, हमें ये चीज चाहिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, दैट इज ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर लीव द मैक्सिमम एसिडिटी, लिव द मैक्सिमम एसिडिटी इन द सॉइल, कि कौन सा फर्टिलाइजर है जो सबसे ज्यादा क्या करेगा, एसिडिटी रिलीज करेगा, एसिडिटी रिलीज करेगा। बताइए, अमोनियम सल्फेट रहेगा भाई, अमोनियम सल्फेट, ये क्या कर देता है, अमोनिया रिलीज कर देता है, अमोनिया, NH4 पॉजिटिव, अमोनिया रिलीज करता है, और अमोनिया क्या करेगा, अल्टीमेटली बैक्टीरिया के पास जाएगा, और बैक्टीरिया इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। और नाइट्रेट में कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम बताओ मुझे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम बताइए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वेरी गुड आराधना, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। मुझे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम बताइए आप, कौन से बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, चाहे वो कोई भी बैक्टीरिया हो, मैं ये नहीं पूछ रहा कि कैसा एसोसिएशन है, ठीक है, रिलेशन नहीं पूछ रहा मैं किसी भी तरीके का, मुझे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम बताइए आप, ठीक है, कमेंट में। तब तक मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फर्टिलाइजर इज रिलेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कौन सा फर्टिलाइजर है जो 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी डिसॉल्व होगा, दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी डिसॉल्व होगा, वो बताइए आप। बताइए जल्दी, दैट इज आपका यूरिया, यूरिया सबसे ज्यादा जल्दी डिसॉल्व होता है, देखते हैं ना, अब बारिश हुई थोड़ी सी और हम राइजोबियम फैम किया जी, थोड़ी सी बारिश हुई और हम यूरिया छिड़क के आ जाते हैं, वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो यूरिया क्या रहेगा आपका, फर्टिलाइजर रहेगा जो मैक्सिमम डिसॉल्व होता है, यूरिया इज, इसमें बताइए, थोड़ी देर पहले हमने बताया था, यूरिया इज नाइट्रोजन कंटेनिंग
organic compound, nitrogen containing inorganic compound, a plant hormone, and androgenic compound. बताइए, इसमें से बताइए यूरिया क्या रहेगा आपका, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, मुझे ये बता दीजिए। यूरिया ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? अच्छा, ऑर्गेनिक है ना? ऑर्गेनिक है जी, बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक, आराधना ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक है तो आप बी क्यों कर रहे हैं? 6 का बी क्यों कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक बोल, ऑर्गेनिक रहे हैं आप। यूरिया, हाँ देखो, एंडोजेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही बने, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही बने हैं। यहां पे हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स की बॉडी के अंदर ये यूरिया थोड़ी बनता है, प्लांट की बॉडी के अंदर यूरिया नहीं बनता, इसलिए एंड्रोजेनिक नहीं है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन आती है? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया अगर मैं बात करूं तो निकाल भी सकते हो, निकाल सकते हो कितना परसेंटेज आता है। वैसे तो उस पे जो यूरिया का बैग आता है उस पे लिखा होता है, ठीक है, अगर आपने देखा होगा दैट इज 47%, 46.7, अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाए तो 46.7, अगर वहां पे 46.7 दिया है और 47 दिया है, इसके अलावा 46 दिया है, तो ये क्या होगा आपका 46.7, एग्जैक्ट वैल्यू है उसकी 7%। राउंड फिगर में हम क्या कर देते हैं, यूरिया का आप वेट निकाल लीजिए, यूरिया का वेट निकाल लीजिए, उसमें से नाइट्रोजन का जितना वेट होगा घटा दीजिए, दैट इज आपका आ जाएगा। यूरिया का वेट कितना आएगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा यूरिया का, अराउंड 60। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया आ तो लिया ये, हाँ, विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन यूरिया, कौन सी फॉर्म नाइट्रोजन की यूरिया में अवेलेबल होती है, कौन सी फॉर्म नाइट्रोजन की यूरिया में अवेलेबल होती है? यूरिया में अमीनो और कार्बोमाइल ग्रुप होता है, ठीक है, तो जो फॉर्म अवेलेबल होगी दैट इज अमाइड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब बहुत डिटेल में पढ़ते हैं तो आता है अमाइड फॉर्म होगी, ठीक है, याद रख लेना, अमाइड फॉर्म। व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन डीएपी, वही जो थोड़ी देर पहले ही मैं बोल रहा था, थोड़ी देर पहले ही मैं बोल रहा था कि पूछ सकता है एनपीके में, एनपीके में पूछ सकता है कि परसेंटेज बता दो, परसेंटेज बता दो। अब मैंने बताया था उसके आसपास कोई जा रही है, जो मैंने बताया था उसके आसपास जा रही है, ये P2 यहां पे नहीं है, P2O5 है, ये ऐसे लिखा है P2O5, P2O5 सभी में P2O5 है। स्टैंडर्ड अगर मैं डीएपी में, डीएपी में अगर मैं स्टैंडर्ड में पूछूं, लेकिन नाइट्रोजन और फोस्फोरस ही होती है डीएपी में, नाइट्रोजन और फोस्फोरस ही होती है, तो इनमें परसेंटेज बताना है आपको। परसेंटेज क्या रहेगा, अराउंड 18% नाइट्रोजन और आपका 46% क्या रहेगा, 46% क्या रहता है, P2O5, ठीक है, डीएपी में। माइक्रो न्यूट्रेंट्स है ये, माइक्रो माइक्रो न्यूट्रेंट्स, माइक्रो न्यूट्रेंट्स क्या होते हैं, जो प्लांट को वेरी लेस अमाउंट में, जिनको प्लांट
कि प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं, प्लांट को जो वेरी लेस अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंज्यूम्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, कि इनमें से कौन सा है जो यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है, इनमें से किस चीज से यूरिया बनाया जाता है, इसमें से किस चीज से यूरिया बनाया जाता है। अभी देखा हमने, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। देखा था ना, फॉर्मूला लिखा था NH2CO NH2, ये लिखा था, है ना, इसी से यूरिया बनाया जाता है। सॉरी भाई, इसी से यूरिया, हाँ एक बार पूरा लिख देता हूं मैं कैसे बनता है। सॉरी, 2NH 2NH3 4 लिख दिया, 2NH3 प्लस CO2, ये क्या दे देगा आपका, अमोनिया, और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या बना देगा हमारा, आपके पास ये क्या आ जाएगा, NH2COO NH4। ठीक है, और बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा ये H2O, यहां से H2O निकल जाएगा, और H2O निकलने के बाद ये क्या बच गया यहां से आपका NH2CO NH2, ये बचेगा। ठीक है, इतना डीपली आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रख लो कि आपको CO दिख रहा है, वो CO कहां से आया, CO2 से आया, कार्बन डाइऑक्साइड से आया। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल फर्टिलाइजर, इनमें से कौन सा केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, आपको बताना है, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है। पोटेशियम नाइट्रेट भी यूज करते हैं, सुपर फोस्फेट भी यूज करते हैं, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट ये मैंने तो नहीं सुना है कि किसी उसमें यूज होता हो सोडियम सल्फेट। ठीक है, यूरिया तो हम यूज करते ही हैं, ये भी, हाँ, तो सोडियम सल्फेट मैंने नहीं सुना है कि कहीं पे यूज होता हो। आपने सुना है कहीं, बता देना मुझे अगर सोडियम सल्फेट सुना है तो। मैंने नहीं सुना, मैंने उसी के हिसाब से आंसर दिया। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, सही है। द मोस्ट पॉपुलर फर्टिलाइजर फॉर द फॉलियर एप्लीकेशन, बताइए, फॉलियर एप्लीकेशन, फोलियर एप्लीकेशन के लिए सबसे, मतलब फोलिएज लीव्स के लिए सबसे अच्छा कैसे पता चलता है आपको, या जो किसान होते हैं उनको, कि अभी यूरिया डालना है, अभी प्लांट जो खेत है उसमें नाइट्रोजन की कमी आ रही है, कैसे पता चलता है, बताइए अगर किसी को पता है तो। वैसे तो सारे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए बच्चे हैं अपने पास, पर फिर भी एक बार बता दो कि कैसे पता चलता है, पता है किसी को? येलोइंग ऑफ लीव्स, नाइट्रोजन की कमी से, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से जो लीव्स हैं वो येलो पड़ने लग जाती हैं, और येलो पड़ेंगी तो हमें क्या डालना पड़ेगा, यूरिया। तो हम क्या डालेंगे, यूरिया, यूरिया डालेंगे। ठीक है, ह्यूमस इज एग्जाम्पल ऑफ, ह्यूमस किसका एग्जाम्पल है, ह्यूमस, ह्यूमस इनमें से किसका एग्जाम्पल है, सॉइल स्ट्रक्चर का, क्रिस्टलाइड का, ऑर्गेनिक कॉलाइड्स का, या इनमें से कोई नहीं? तो सबको पता है ह्यूमस क्या है, ऑर्गेनिक कॉलाइड से ह्यूमस, जो गली सड़ी पत्तियां होती है उनसे जो बनता है, दैट इज ह्यूमस, है ना, उसे हम ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
द मोस्ट स्टेबल क्रॉप फॉर ग्रीन मैन्योरिंग, इनमें से कौन सी जो सबसे अच्छी है फसल ग्रीन मैन्योर के लिए, हरी खाद बनाने के लिए, वो कौन सी फसल होती है? बताइए इनमें से कौन सी, पोटैटो की, शुगर केन की, शन हेम्प की, और या फिर ग्राम की, चने की? देखिए सबसे ज्यादा ये होती है, क्यों होती है कि जो ये एक लेगुमिनस प्लांट है, लेगुमिनस प्लांट सारे ही क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी पर्टिकुलर इस प्लांट की, तो इसमें क्या होता है, जो रूट नोडल्स होते हैं, मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये लेगुमिनस प्लांट है, और लेगुमिनस प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मिलता है। जो रूट नोडुल की फॉर्मेशन इसके ज्यादा होगी, और ज्यादा मिलेगा तो इसमें रूट के साथ राइजोबियम का एसोसिएशन ज्यादा मिलेगा, ठीक है। ये पिंक कलर की होती है। इनका पिंक कलर क्यों होता है? इनका पिंक कलर होता है लैग हीमोग्लोबिन के कारण, लैग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। यहाँ पे पिंक कलर होता है इन रूट नोड्यूल्स का, ठीक है। तो ये रूट नोड्यूल फॉर्मेशन जिसमें जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही क्या होगा, ग्रीन मैन्योर के लिए अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें उतने ही क्या होंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होंगे, कि नाइट्रोजन के साथ एसोसिएशन जो शो करें। क्लियर? ठीक है। तो आज की क्लास का विराम यहीं करते हैं, आज की सभा को रोकते हैं। ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म हो गया। अगला चैप्टर मिसलेनियस है, ये शुरू करेंगे हम, ठीक है। डिफरेंट टॉपिक शुरू हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ी देर में मिलते हैं फिजिक्स की क्लास में। इसी तरह के क्वेश्चन और देखेंगे। अगले आने वाले 4 से 5 दिन में आपका, 4 दिन नहीं, मोस्टली इसी वीक में ये सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे आपका मोस्ट प्रोबेबली। देखते हैं हमें क्या मिलता है, एनवायरमेंट साइंस एंड टेक क्या मिलता है, या फिर कुछ और सब्जेक्ट, जो भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसी तरह से बने रहिए। आज काफी लोगों ने सही जवाब दिए हैं। थैंक यू आराधना, थैंक यू जी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए खाना वाना खा लीजिए, ठीक है। मिलते हैं, चाय वाय पी लीजिए, मैं भी आता हूं थोड़ी देर में। बाय बाय।